नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज के 28 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, आज हम 4 इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। पहला इशू तो रहेगा दैट इज़ रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। दूसरा रहेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अलॉन्ग विद सोशल मीडिया इश्यूज़। और तीसरा आर्टिकल जो इशू रहेगा हमारा वो रहेगा कि कैसे हमें इंटरनेट को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। अगेन वही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और उसमें सोशल मीडिया का रोल। और चौथा जो इशू रहेगा वो रहने वाला है कि पेंडेमिक की वजह से बच्चों को कितना क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, पेंडेमिक आफ्टर एजुकेशन आफ्टर पेंडेमिक। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये 4 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं। आप इनको ऐसे कैसे अपनी सोच समझ करके अपनी सोच से इनको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और ये हाईलाइट करने का मेन पर्पस यही है कि हमें कौन कौन सी लाइंस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल्स को ज़्यादा ध्यान देने की बजाय हम मेन थीम पर ध्यान दें तो ठीक रहे। और दूसरा, एग्जाम्पल साथ में आप लिख लो, ठीक है। तो वैसे आप फॉलो करो। कई बार कई क्वेश्चंस आते हैं कि सर इनमें से कौन कौन सी लाइंस हमें नोट करनी है, कौन सी नहीं करनी है। देखो, आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो लोग मुझे कम से कम 3-4 महीने से मिनिमम फॉलो कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि हाँ कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किन चीज़ों को इग्नोर करना है, राइट। क्योंकि जब आप नोट मेकिंग करते हो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के हिसाब से, तो वहाँ पर आपको हेडिंग डालनी होती है। आपका खुद का जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा जो सिलेबस में गिवन है, सिलेबस को हनुमान चालीसा की तरह बार बार पढ़ो। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मतलब जो भी आप पाठ करते हो अपनी पूजा के हिसाब से, या जो भी आप अपने भगवान को, अल्लाह को जो भी आप याद करते हो, तो मेरा ये मानना है कि सिलेबस को उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दो जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। और सिलेबस को रट लो अच्छे से, ठीक है। और रटने के बाद में, रटने का मतलब ये नहीं केवल दिमाग में यूं कि बस टॉपिक देखते हैं दिमाग में आ जाए कि हाँ जी ये जीएस पेपर 2, 3, 4 किसके साथ कनेक्ट हो रहा है। सीधा बिना कोई प्रॉब्लम के कनेक्शन आना चाहिए। और वो कनेक्शन आता है जब आपकी एनसीईआरटीज़ पे कमांड हो और प्लस आपका सिलेबस अच्छे से आप मेमोराइज़ करते हो डेली बेसिस पे। क्योंकि सिलेबस अगर आपने मेमोराइज़ कर लिया तो आपको बहुत हेल्प मिलती है जब आप इंटरव्यू में जाओगे, जब आप मेंस में लिखोगे, इवन प्रीलिम्स में भी बहुत बार, कई बार गैस वर्क करना होता है ना, आइडिया लगाना होता है, उस टाइम पर भी हेल्प कर जाता है, ठीक है। तो मेंस का सिलेबस आप अच्छे से याद कर लेना या समझ लेना, जो कि टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर्ड है, सर्च कर लेना उसको, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए जो आर्टिकल्स हमारे पास में उनका जिस्ट लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल अनएम्प्लॉयड इंडियंस। देखो, हमारे यहाँ पर आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट को अवॉइड करने के लिए या जो भी अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको रोजगार की व्यवस्था करने के लिए नरेगा जैसी स्कीम ऑलरेडी चल रही है। उस स्कीम में वर्क डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। जहां पर 2014-15 में सिर्फ 4.13 करोड़ हाउस होल्ड से डिपेंड कर रहे थे नरेगा पे, ठीक है। उस स्कीम पर 2019-20 तक आते आते 5.48 करोड़ फैमिलीज डिपेंडेंट हो गई। इसका मतलब पेंडेमिक से पहले ही हमारे यहाँ पर बेरोज़गारी का आलम अच्छा खासा था। फिर आगे बढ़ते हैं, पेंडेमिक आती है तो फिर बाद में बेरोज़गारी इतनी हो गई कि अब 7.55 करोड़ फैमिलीज़ डिपेंड होने लग गई किस पे, नरेगा पे। वो बात ठीक है कि थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। तो ये ट्रेंड क्या शो करता है कि बेरोज़गारी भत्ता या फिर जो नरेगा में काम करने वाले लोग हैं उनके नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ पर रोज़गार की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पा रही है या फिर लोग जानबूझकर रोज़गार नहीं करना चाहते। तो ऐसे में इससे क्या चीज़ क्लियर होती है, एक तो जो जॉब की डिमांड है उसके हिसाब से जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर में लोग जॉब्स की डिमांड कर भी रहे हैं, सरकारी नौकरियों की तैयारी कर भी रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक अलग तरीके की डिमांड देखने को मिल रही है कि जी हमें रिजर्वेशन दे दो, हमें प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन दिला दो लोकेलिटी बेसिस पे। जैसे हमने हरियाणा, कर्नाटका, इन स्टेट्स की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा जो प्रोविज़न किए गए थे कि हाँ जी 30,000 रुपये तक की सैलरी वाली जितनी भी जॉब्स होगी उनमें 70%, 50% रिजर्वेशन हमारे यहाँ के लोकल्स का ही होगा। तो ऐसे आप देख सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जॉब कोटा भी ढूंढ रही है लोकल्स के लिए, किसमें, प्राइवेट सेक्टर में। तो ये चीज़ें भी क्या शो कर रही है, जॉब एंजाइटी, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेस को यहाँ पे क्लियर होते हुए हम देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि इस ट्रैक को हम और अच्छे से समझें
कि क्या पॉइंट्स हमारे पास में इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं कि बेरोजगारी वाकई में बढ़ रही है। देखो, बेरोजगारी बढ़ने का एक तो ये है कि आज हम देखें क्यों हमारे लिए कंसर्न है, क्योंकि जब से हम इंडिपेंडेंट हुए तब से देखो ये प्रॉब्लम तो कंटिन्यू रही है, ठीक है। पर ये कंटिन्यूटी अभी भी देखें तो CMIE का डेटा क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि आज हमारे पास में यूथ एज, यंग एज में, ठीक है, जो या वर्किंग फोर्स की बात कर लो, वर्क फोर्स की एज होती है 15 से लेके 59 साल, 15 to 59 ईयर्स, उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत ही रिड्यूस हो चुका है। उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि लोगों को एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा, रिम्यूनरेटिव जॉब्स नहीं मिल रही कि भाई मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मुझे जॉब मिलनी चाहिए, जॉब्स प्रोडक्टिव नहीं मिल पा रही हैं। इस वजह से लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन जो है, जो यूथ एज है हमारे देश की, वो यूथ पॉपुलेशन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो पहला ट्रेंड तो ये शो करता है, उसका कारण भी हमें समझ में आता है। इवन हमारे यहाँ पर लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो जब वुमेन की या फीमेल्स की बात करें तो उनका हाल तो और भी बुरा है। इवन ग्लोबल एवरेज से तो हम पीछे हैं ही, वुमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन को अगर देखें तो इवन बांग्लादेश से भी हम पीछे हो चुके हैं, ठीक है। तो पहला तो क्या है, ये है पॉइंट जिसमें बेरोजगार के लिए लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई फ़ायदे वाला सिस्टम नहीं दिख रहा है। और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वो और भी कम है। दूसरा ट्रेंड क्या शो करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे यहाँ पर ज़्यादा किस में है। देखो, पेंडेमिक शुरू हुआ था उस टाइम पर तो ज़बरदस्त बेरोजगारी आई थी क्योंकि लॉकडाउन इम्पोज किए गए थे। पर आज की परिस्थिति देखी जाए तो उस केस में जॉब्स के लिए जो यूथ बाहर निकल के नौकरी के लिए ढूंढते हैं तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो यंगर एज के जो एस्पिरेंट्स हैं ना, जॉब सीकर्स हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ पर आप सीधा देखो, 15 से 29 साल की जो एज ग्रुप है ना, वर्कफोर्स का जो पार्ट है 15 से 29 साल का, उनको सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको जॉब नहीं मिल रही है। क्यों? आजकल क्या करते हैं भाई, एक्सपीरियंस वाले लोगों की ज़रूरत होती है, काम सिखाने की बजाय काम आने वाला लोग चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी बेरोजगारी हमारे यहाँ पर बढ़ रही है। तीसरा जो ट्रेंड हम तीसरा ट्रेंड आप यहाँ पर देखो, तीसरा, ठीक है, वो ये हो जाता है कि ये एज वाला हो गया तीसरा। दूसरा यहाँ पर हो गया कि जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं उनको जॉब मिल नहीं रही है, ठीक है। और सीधी सी बात है कि वो उनकी डिमांड ये रहती है कि हमें अच्छी क्वालिटी की जॉब मिल जाए, तो वो फैसिलिटेट नहीं कर पा रही और पेंडेमिक ने इस प्रॉब्लम को बढ़ा दिया। तीसरा हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि जो कम एज ग्रुप के हैं 15 से 29 साल के, उनको ज़्यादा परेशानी होती है। चौथी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे देश में फॉर्मलाइजेशन की तरफ ज़्यादा हम शिफ्ट कर रहे हैं, जबकि आपको पता है हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 85% के लगभग जॉब क्रिएट होती है इनफॉर्मल सेक्टर में। अब इनफॉर्मल सेक्टर में प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर सेफ्टी नेट्स तो होते नहीं, ना तो हेल्थ इंश्योरेंस है, ना पेड लीव है, ना लिमिटेड वर्किंग आवर्स हैं। तो इस केस में लोग जल्दी से इस तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में जाना ही नहीं चाह रहे हैं। और EPFO का डेटा क्या कहता है, जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, वो क्या कहता है, फंड ऑर्गेनाइजेशन, कि जी हमारे यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन बन रहा है, पर फॉर्मलाइजेशन के चलते आप इतनी ज़्यादा वॉल्यूम को क्या कैप्चर कर पाओगे जितना वॉल्यूम अभी क्रिएट हो रहा है यूथ एनर्जी का। तो इस तरीके से 4 चीज़ें हैं जो सीधा शो करती है कि बेरोजगारी बढ़ने के क्या कारण है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए भाई, हमारे यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी कमी है कि लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है। एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस, इस पर जाते हुए तो हमने वर्ल्ड की बहुत सारी इकोनॉमीज़ को देखा, पर इंडियन इकोनॉमी सीधा एग्रीकल्चर से सर्विस पे शिफ्ट कर गई। प्रॉब्लम ये हो गई, अब सर्विस में क्या होता है कि लेबर फोर्स का तो कम पार्टिसिपेशन होता है और पैसा वहाँ पर अच्छा बनता है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करूँ, वो एक बंदा कितने सॉफ्टवेयर बना सकता है, पर साथ में वो बंदा अकेला ही सैलरी ले लेगा सारी की सारी। या फिर कोई और एग्जाम्पल उठा के देख लो, जो भी सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वो वॉल्यूम इकोनॉमी में तो अच्छा कंट्रीब्यूट कर देंगे, बट जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रही है। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना होगा, जिससे कि जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ करके रोजगार के लिए शहरों में आए हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना जॉब ढूंढ सकें। साथ में आज हमारी पॉपुलेशन का ज़्यादातर हिस्सा, अराउंड 65% पॉपुलेशन तो हमारी वर्क एज पॉपुलेशन में है, 15 to 59 ईयर्स वाला जो सेगमेंट है एज का, उसमें है। तो इस डेमोग्राफी को हमें एनहेंस या फिर कह सकते हैं ना यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को करेक्ट करना ज़रूरी है। बेशक ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, पर इसके लिए गवर्नमेंट को ज़रूर काम करना होगा। तो ये अच्छा आर्टिकल था एडिटर के द्वारा दिया हुआ। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था कि क्या ट्रेंड अभी अनएम्प्लॉयमेंट का चल रहा है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है मस्क ट्विटर। देखो एलन मस्क ने टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर का मतलब अपने शेयर्स इन्वेस्ट कर लिए, लगभग 44 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसमें एक तो क्या कल हमने एक्सप्लेन पेज अच्छे से देख लिया था, कल वाला वीडियो, शाम का जो वीडियो है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। इसका मतलब क्या, एलन मस्क का ये कहना था कि मेरे प्लेटफॉर्म पर हर किसी को बिना किसी रेगुलेशन के एकदम फ्रीडम दी जाएगी कि वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर सके। पर सवाल ये आ जाता है कि हमारे यहाँ पर अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, नो डाउट। पर हमारे यहीं के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 क्लॉज 2, जिसमें आप ये देखो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की हुई है, और ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कब इंसर्ट की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1950 1951 जो था वो लाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बोला हमारे यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, जिसमें ये देखते हैं कि भाई कहीं पब्लिक ऑर्डर को हार्म तो नहीं पहुँचाने वाला कंटेंट आप शेयर कर रहे हो मीडिया में, या फिर आप कह सकते हो कि आप पब्लिक डोमेन में जाकर के ओपनली इस तरीके की बातें तो नहीं बोल रहे हो जिसकी वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान हो पहुंचे, या फिर जिस कंट्री के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, फॉरेन रिलेशन अच्छे हैं, फ्रेंडली फॉरेन रिलेशन, उन कंट्रीज़ के खिलाफ में आप कुछ बोल तो नहीं रहे हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेज हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इन चीज़ को देखते हुए हमारे यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे लगाम भी लगी हुई है। तो ऐसे में एक तरफ तो एलन मस्क ये कह रहे हैं कि ट्विटर को हम एक बिल्कुल ओपन एंडेड या ओपन रखेंगे। ये बात भी इन्होंने कही है कि हमारी ट्विटर पे जो एल्गोरिदम्स काम करती है उनको हम पब्लिक डोमेन में ओपन भी करेंगे, जिससे पता पड़े कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो काम कैसे करती है। पर सवाल ये है कि एब्सोल्युटली अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दोगे तो फिर वहाँ पर लोग जो हैं वो हेट स्पीच भी शेयर करते हैं, उन लोगों को फिर बाद में आप प्रोटेक्शन दोगे तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जबकि आप खुद देखो यूके की गवर्नमेंट ने ट्विटर को ऑलरेडी ऑनलाइन सेफ्टी बिल के अंडर में लाने की बात कर दी है कि जी आप यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर जो भी कंटेंट शेयर हो रहे हैं उनको प्रॉपरली रेगुलेट करो। जो यूरोपियन यूनियन कमिश्नर है उन्होंने ऑलरेडी अपनी तरफ से कानून पारित कर दिया, दैट इज़ द डिजिटल सर्विस एक्ट। ठीक है जी, उसमें भी क्या किया जा रहा है कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, जो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे कोई भी अब्यूजिव, डिसइंफॉर्मेशन या हेटफुल कंटेंट अगर है तो उसको स्ट्रक डाउन करना है। और हमारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69A सीधा ये कहता है कि भाई कहीं पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी इस तरीके का कंटेंट अगर शेयर किया जाए जो कि हेटफुल कंटेंट कंसिडर किया जाए, जो पब्लिक मोरालिटी और सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो उसको फिर बाद में सीधा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइड करेगी, रेगुलेट करेगी कि भाई इस कंटेंट को आप वहाँ से डिलीट करो। ठीक है, और आपको पता ही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 ऑलरेडी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, जिनको लेकर के ऑलरेडी कितनी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें क्या कह रही हैं कि भाई एब्सोल्युटली आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो। ये बोलने में तो बड़ा आसान है, बट एक्चुअल में जिस तरीके के रेगुलेशंस आ रहे हैं इंटरनेशनली, उन रेगुलेशंस को थोड़ा सा मैनेज करना होगा। तो कल का जो हमारा डिस्कशन है ना शाम वाला, जिसमें हमने एक्सप्लेन पेज देखा था, वो आप ज़रूर देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ट्विटर का इशू। बाकी तो इसमें ट्विटर में इन्वेस्टमेंट, ट्विटर के शेयर, वो इतने काम के हमारे हैं नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वाई आत्मनिर्भर इंटरनेट। देखो आर्टिकल को यहाँ पर हितेश जैन जी ने लिखा है। इनका ये कहना है कि रिसेंटली अभी एक आर्टिकल आया था भास्कर चक्रवर्ती जी का ही, जिसमें इन्होंने आत्मनिर्भर इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट अभी फ्लॉट किया गया, किसके द्वारा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर के द्वारा, कि जी हमें इंटरनेट में इंडिपेंडेंसी लानी ज़रूरी है, इंटरनेट को रेगुलेट प्रॉपर होना ज़रूरी है। नहीं तो जिस तरीके से रशिया यूक्रेन क्राइसिस के टाइम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जा रहा है वायलेंस को बढ़ाने में, एक दूसरे के खिलाफ में नैरेटिव्स को प्रमोट करने में, तो वहाँ पर बोला हमें और ज़्यादा स्ट्रिंजेंटली काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 ऑलरेडी अवेलेबल है। बोला इसी रास्ते पर हम कंटिन्यू जा रहे हैं। तो ऐसे में क्रिटिसिज्म जो किया था भास्कर चक्रवर्ती जी ने, वो तो ये था कि भाई आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकना चाह रहे हो, ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ने की बजाय यू टर्न ले रहे हो, कंजर्वेटिव हो रहे हो, प्रोटेक्शनिज्म की आप प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच अपना रहे हो। तो राइटर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना आत्मनिर्भर इंटरनेट की,
तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बैलेंस का काम करता है, जहाँ पर एक तरफ तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कॉमर्शियल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे कि भाई हाँ, इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोग अपनी बातें एक्सचेंज कर सकते हैं, सारी बातें शेयर कर सकते हैं, जिससे कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी इनकम होती है। बट दूसरी तरफ सिटीजन्स का जो अधिकार है डिजिटल स्फेयर में, वो भी तो प्रोटेक्ट होना चाहिए ना। तो कॉमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड राइट्स ऑफ सिटीजन्स इन डिजिटल स्फेयर, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसके पीछे एक सिंपल सी बात है, अभी रिसेंटली आपको पता है कितना शेमफुल कंटेंट शेयर किया गया था, सुल्ली डील्स, बुल्ली बाई वाला। तो वो अगर कंट्रोल करना है, आप समझते हो कि अधिकार देने से सब ठीक हो जाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगानी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अपने वर्डिक्ट्स में इस चीज़ को अपहेल्ड किया है कि भाई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ को एकदम फ्रीली आप अलाउ कर दो, नहीं तो फिर क्या होता है, कुछ लोग इन चीज़ों का बहुत गलत यूज़ कर लेते हैं। तो एक तो ये बैलेंस बनाने का काम करता है। दूसरा, ये जुडिशरी जो हमारे देश की, उन्होंने खुद ने कह दिया कि प्रॉपर स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस तो हमारे पास में होनी ही चाहिए, जो भी वायलेंस, हेटफुल, डिसइंफॉर्मेशन टाइप कंटेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए। नहीं तो फिर बाद में ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनली भी हमारी इमेज को बहुत ज़्यादा डेंट कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है राइटर के द्वारा कि भाई आत्मनिर्भर इंटरनेट हमारे लिए इसलिए नहीं है कि भाई हम कहीं ना कहीं बिल्कुल ही इंटरनेशनली आइसोलेट होना चाह रहे हैं या सेपरेट होना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बट ये जो डिजिटली जाइंट कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं, उन कंपनियों पर रेगुलेशन तो रखना जरूरी है ही ना। बेशक हम नियो लिबरलिज्म के माहौल में जी रहे हैं 1991 के बाद में, जब से हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की है, पर हमारे ऊपर ये ड्यूटी तो है ही कि स्टेट अपना रोल रिड्यूस करे, तो इतना भी ना कर ले कि सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाए। वहां पर गवर्नमेंट का रोल फैसिलिटेटर और रेगुलेटर का तो होना ही चाहिए, और ये रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम किया जा रहा है। ओवरऑल बात की जाए तो हमारे यहां पर प्राइवेट सेक्टर को प्रमोशन देने की बात हम कर रहे हैं ना, तो उसमें यह नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमानी करे, राइट। तो वहां पर रेगुलेशन की जरूरत है। उसी रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर इंटरनेट का कॉन्सेप्ट दिया गया था। अभी देख लो, दिल्ली हाई कोर्ट में क्वेश्चंस भी चल रहे हैं कि अभी जो रैलियां निकली थी रामनवमी के टाइम पे या फिर हनुमान जयंती के टाइम पे, तो किस तरीके से वहाँ पर आप देख सकते हो कि सिनेरियो क्रिएट हुआ था, या फिर जो अलग अलग डेटीज़ हैं, हिंदू डेटीज़ हैं या फिर कोई और रिलीजन के जो डेटीज़ हैं, उनका डिफेम करना, उनको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना, तो वो चीज़ें भी तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को हार्म करती हैं, जबकि हम एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी हैं, सेक्युलर कंट्री हैं। तो उस केस में उन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर हमें आत्मनिर्भर इंटरनेट का कॉन्सेप्ट जो था वो दिया गया था राजीव चंद्रशेखर जी के द्वारा, ठीक है। क्योंकि रशिया में अभी आप देख सकते हो कितनी प्रॉब्लम आ रही है, रशिया और यूक्रेन में, क्योंकि वहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की चलते बहुत क्राइसिस भी बढ़ रहे हैं। पर हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दूसरे बिहाफ पे यूक्रेन के लोगों को एम्पावर भी कर रहे हैं, नो डाउट। तभी तो कहा ना कि भाई कॉमर्शियल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होना चाहिए इनका, और साथ में एक सिटीजन्स का जो डिजिटल स्फेयर में उनके अधिकार हैं वो भी फुलफिल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इतना अच्छे से यूज़ करे कि दूसरे की फ्रीडम को वायलेट कर दे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए बैलेंस बनाने के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ टाइम टू रिविजिट द स्कूल्स। देखो, आर्टिकल को लिखा है अमिता मुल्ला वत्तल ने। इनका ये कहना है कि पेंडेमिक ने है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में वाकई में जो कमियां थी ना उनको हाईलाइट कर दिया है। जैसे एक तो लर्निंग गैप और जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ में आना चाहिए, और जो लर्निंग सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, चाहे फिर वो गरीबी के नाम पर गैप आ रहा हो या जेंडर के नाम पर इनइक्वालिटीज़ का सामना करना पड़ रहा हो एजुकेशन को एक्सेस करने में। देखो, आज हमें ऐसा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जिस सिस्टम के चलते प्रिविलेज्ड जो गरीब परिवारों, अच्छे परिवारों से बिलोंग करते हैं या जो पैसे वाले परिवार हैं, पुअर हैं, मिडिल क्लास है, ऑल्टरनेटिवली एबल्ड जिनको हम फिजिकली या फिर कैसे भी करके डिसेबल्ड हम बोल सकते हैं, उनकी फैसिलिटी करने की, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए कि भाई कैसे भी करके आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करो। चैलेंज आज एग्ज़ाम का नहीं है, आज चैलेंज है कि स्कूल में दोबारा कैसे लाया जाए उन बच्चों को जिन बच्चों को मजबूरन अपनी स्कूल छोड़नी पड़ गई है। आज चलो ठीक है कि हमारे भी ड्रग रेगुलेटर ने 5 से 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट करने की बात कर दी है, तो उनका वैक्सीनेशन भी टाइम पर होना चाहिए, तब जाकर के ये बीमारी भी मैनेज होगी, और ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लूप होल्स है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इनको करेक्ट करना होगा।
आज हमारे देखो, जब पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ था ना, तो सबसे पहले स्कूल बंद हुई थी और सबसे लेट स्कूल चालू हुई, जबकि दूसरे कंट्रीज में देखो वेल्दियर में सबसे लेट स्कूल्स बंद हुई थी और सबसे पहले स्कूल के गेट खोले गए थे। इसके पीछे वजह एक तो क्या, पब्लिक स्कूल सिस्टम है वहाँ पर ज़्यादा, दैट मीन्स गवर्नमेंट की पकड़ ज़्यादा है, और हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया गया है। दूसरी, अगर स्टेट्स में हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी स्कूल पर सीधा इम्पैक्ट आया है। कैसे? बेरोजगारी हमने देखी किस लेवल तक चल रही है। नरेगा पर 7 करोड़ से भी ज़्यादा फैमिलीज डिपेंडेंट है। तो उस केस में आप देखो कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि मतलब माँ बाप ने ये सोच लिया कि बच्चों को अगर स्कूल भेजेंगे तो हमें बुक खरीदनी पड़ेगी, शूज़ खरीदने पड़ेंगे और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के पैसा लगाना पड़ेगा, और साथ में स्कूल में पढ़ाई तो होती नहीं है पेंडेमिक के चक्कर में, तो एक काम करते हैं बच्चे को घर पे ही रख लेते हैं, और इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोच लिया कि पैसा बच जाएगा हमारा। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? लॉन्ग टर्म में उस बच्चे का हुआ कि नहीं, इवन उन पेरेंट्स का भी हुआ कि नहीं? तो बोले ये टेंडेंसी रही। और ये टेंडेंसी क्यों रही? पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर की जो स्कूल्स थी, प्राइवेट स्कूल्स जो थी वहाँ पर, अगर ये गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन होता, हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स की फैसिलिटी अगर अच्छी होती, तो माँ बाप क्या इतना सोचते कि हाँ भाई हम हमारे बच्चे को स्कूल में भेजें या नहीं भेजें? कम से कम ये सोच के तो नहीं रोकते कि हाँ पैसा बच रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में आपको पता है, गवर्नमेंट को सब्सिडाइज रेट पे एजुकेशन देने का एक ड्यूटी है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन हमारे आर्टिकल 21 में सीधा 21A में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। तो ऐसे में वो अधिकार बच्चों का बच जाता। पर वही चीज़ है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वहाँ पर लोगों को विश्वास कम है, ट्रस्ट डेफिसिट है कि वहाँ पर बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा वीक होगा, पढ़ाने के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। तो इस केस में यहाँ पर फिर रिलाई कर जाते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स पे। पैंडेमिक ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि किस तरीके से फैमिलीज़ के बीच में जो गैप है फाइनेंशियल कैपेसिटी को लेकर के और अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने को लेकर के, उस गैप को हम फुलफिल कर सकते हैं। फैमिलीज़ ने क्या कर दिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और आ जाती है, एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ पर इंपॉर्टेंस दे दी। अब देखो, हेल्थ और एजुकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारी बेसिक 5 नीडें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा। तो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों साथ में चलनी चाहिए। किसी एक को आप अगर सुपर मान लोगे तो दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगा, तो भी हमें प्रॉब्लम है। तो हमें हमारे देश में गवर्नमेंट को अपने तरीके से काम करना होगा। और ये चीज़ तो देखो बार बार बोली जाती है कि एजुकेशन और हेल्थ है ना, ये तो गवर्नमेंट डोमेन में ही होने चाहिए। ठीक है, सरकार का जितना रेगुलेशन एजुकेशन और हेल्थ पे होगा, उतना ही ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट होगा, उतना ही ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल क्रिएट होगा, उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आएगी, उतनी ही ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्सेशन के बेस पे रेवेन्यू कलेक्शन होगा, और उतना ही ज़्यादा फिर बाद में बेनिफिट होता चला जाएगा एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को। वेस्टर्न नेशंस की बात करो आप, 90% एजुकेशनल सिस्टम है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जबकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर किसके अंडर है? प्राइवेट स्कूल्स के। तो भाई हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो हमने ले रखा है ना बीड़ा कि हाँ 2030 आते आते हमें अचीव करना है, हंगर को ख़त्म करना है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इंप्रूव करनी है, एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, जेंडर इक्वालिटी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आना, और ऐसा इकोसिस्टम और इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आनी जिससे कि लाइवलीहुड लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा अर्न हो। तो ऐसे में हमें गवर्नमेंट को रोल अपना प्ले करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कूल्स में अपना जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बच्चों के लिए अपने उनके माता पिता में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की ज़रूरत है। वहाँ पर आप देखो कि आज एजुकेशन लेने के लिए जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो केवल एजुकेशन नहीं लेते हैं, उनको हेल्थ, न्यूट्रिशन, एकेडमिक लर्निंग, एजुकेशन जिसको एक्चुअल में बोलते हैं, जिससे उनका बिहेवियर मॉड्यूलेट होता है, वो चीज़ें भी वहाँ पर वो सीखते हैं। आप देखो, हमें ज़रूरत है कि राइट टू एजुकेशन जो है उसको हम सेफ गार्ड दें। यूनेस्को का भी आप देखो, इंटरनेशनल कमीशन ऑन फ्यूचर्स ऑफ एजुकेशन ने क्या कहा है कि भाई हमारा कोर कमिटमेंट ये होना चाहिए, पब्लिक एजुकेशन और कॉमन गुड को प्रमोट किया जाए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक फ्रेंच स्कॉलर है जिनका नाम है एडर मोरिन, इनका ये कहना है पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन मतलब गवर्नमेंट के द्वारा दी गई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और गवर्नमेंट के द्वारा दी गई शिक्षा की व्यवस्थाएं, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इनको हमें साथ में लेकर चलना ही होगा। इनके लिए कोलैबोरेट करना ज़रूरी है, इनके लिए सॉलिडरिटी मतलब स्ट्रेंथ शो करने की ज़रूरत है, तब जा कर के आप एक अच्छा नेशन बना पाओगे। ठीक है, इसके लिए कलेक्टिव एक्शन भी करो कॉमन गुड के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम चाह क्या रहे हैं,
हमारे देश को आगे ले जाना। आगे देश को ले जाना चाहते हो तो ह्यूमन रिसोर्स के बिना अच्छा कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर पाता, और ह्यूमन रिसोर्स अगर हमने नहीं तैयार किया, उसको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं किया, तो उसके लिए हम फिर बाद में खुद के रिजल्ट्स को भुगतेंगे। तो ऐसे में पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि कैसे हम बैलेंस बना सकते हैं और गवर्नमेंट को कैसे एक प्रोएक्टिव रोल अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो तो हमने देख लिए। बाकी एक आर्टिकल है इधर कि पाकिस्तान की आर्मी किस तरीके से अपनी रेलेवेंस बनाने की कोशिश कर रही है। इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं बताया हुआ है कि एक तो देखो पाकिस्तान में खुद की रेलेवेंस बनाने की कोशिश कर रही है, सरकार बदल रही है, धमाके कराए जा रहे हैं। उधर अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बावजूद भी ये पहले तो ये लग रहा था कि तालिबान आने के बाद में कुछ वहाँ पर वायलेंस नहीं रुक जाएगी, पर वहाँ पर ISKP, ठीक है, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस, वो लगातार धमाके कर रही है, शिया मस्जिदों पर इन पर अटैक कर रही है। तो बोला अभी तक भी वहाँ पर शांति नहीं स्थापित हो पाई और पाकिस्तान अनस्टेबल ऑलरेडी है, इकोनॉमिकली भी हो गया, पॉलिटिकली भी हो गया अच्छे से। ठीक है, और इस तरीके से आर्मी वहाँ पर अपनी तरफ से कहीं ना कहीं रेलेवेंस बनाने की कोशिश कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है इश्यूज से। ठीक है जी, और एक है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है बहुत बार, तो वो आप खुद से देख लेना एडिटोरियल पेज पे। तो इस डिस्कशन में यही था। थैंक यू वेरी मच।